नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कृषि विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत। इसमें हम लोग सस्य विज्ञान में क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में और क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। इसको भी मैं आप लोगों को बाइलिंगुअल ही पढ़ाऊंगा, हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा। और ये जो सीरीज चल रही है, ये सीरीज आपको शाम को 4 बजे आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। तो ये 2 टॉपिक मैं इस लेक्चर में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने एक अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स लॉन्च कर रखा है, जिसमें आपने बीएससी एग्रीकल्चर करते समय जो भी सब्जेक्ट पढ़े होंगे, यहाँ पर सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं। ये सभी सब्जेक्ट आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक अच्छे तरीके से आपको तैयारी कराई जाएगी। और हर लेक्चर का आपको यहाँ पर पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। जिसको पढ़ लेने के बाद आप कोई भी वनडे एग्जाम, चाहे वो कोई स्टेट गवर्नमेंट का वनडे एग्जाम या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी वैकेंसी का वनडे एग्जाम हो, चाहे एग्जाम जो है वो डिस्क्रिप्टिव वे में ले रहा हो या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसमें आते हो, यानी कि चाहे विस्तृत उत्तरीय लिखने वाला क्वेश्चन हो या फिर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, आपको कहीं इधर उधर भटकना नहीं है, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए और मात्र 1,000 रुपए का पेमेंट करिए। इसके बाद मेरी गारंटी है और पूरी की पूरी मेरी जिम्मेदारी रहेगी आपको अच्छे तरीके से इसको तैयार कराना और तैयार करा के आपको एग्जाम क्वालिफाई कराना। मैंने इतने अच्छे तरीके से इसको बनाया है, पूरे 1 साल का ये कोर्स होने वाला है। तो इसको अगर आप खरीदोगे तो ये मेरी गारंटी है कि आपको कहीं अलग से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बुक भी नहीं खरीदनी पड़ेगी। मैं जितना आपको पढ़ा दूंगा उतना मोर देन इनफ होगा कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर आपको इसको परचेज करना है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके परचेज कर लीजिए, या फिर आप हमें कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके भी कोर्स से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। परचेज करना होगा तो परचेज कर लीजिएगा, बाकी जो भी कुछ जानकारी चाहिए इस व्हाट्सएप नंबर से ले लेना। टॉपिक पर वापस आते हैं। टॉपिक हमारा जो है वो है क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर झूमिंग कल्टीवेशन, जिसको हम स्थानांतरित कृषि या फिर झूमिंग कृषि कहते हैं। कैसे होता है, ऐसे ध्यान से समझना। स्थानांतरित कृषि, जिसमें भूमि चक्रण या फिर झूमिंग भी कहा जाता है। इसमें यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जंगल की भूमि को साफ करके खेती की जाती है। कुछ वर्षों के बाद जब मिट्टी की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है या फिर खत्म हो जाती है, तो खेत को एक नई साफ की गई भूमि पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। यहाँ फसल अक्सर चावल वही रहती है, यानी कि फसल हमेशा वही रहती है, अक्सर चावल की खेती करते हैं, लेकिन भूमि को बदल दिया जाता है। यह प्रथा भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य जैसे झारखंड है, कुछ मध्य प्रदेश के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भारी मृदा अपरदन का कारण भी होता है। ये करते हैं, ध्यान से समझना। ये हमारे पास क्या है, ये जंगली जमीन है, हमारे पास जंगल है, यहाँ ढेर सारे पेड़ पौधे झाड़ियां और तमाम श्रब यहाँ पर लगे हुए हैं। क्या करेंगे, इतने पार्ट को हम जला देंगे और यहाँ के पेड़ को काट के बिल्कुल साफ कर देंगे। अब इतना पार्ट जब साफ हो गया तो बार बार हम इसमें खेती करते रहेंगे, ठीक। अब जब हम बार बार इसमें खेती करते रहेंगे तो बार बार खेती करने से क्या होता है कि इसमें जो मिट्टी की उत्पादन क्षमता है वो घट जाती है। और जब मिट्टी की उत्पादन क्षमता इस भाग में घट गई तो हम क्या करेंगे, फिर अगले भाग में फिर इतनी दूर हम साफ कर लेंगे और यहाँ पर फिर खेती करने लगेंगे। 2-3 साल यहाँ खेती करी, इसके बाद जैसे यहाँ प्रोडक्शन हमारा घट गया, हमने फिर इतना दूर और साफ कर लिया, अब यहाँ पर खेती कर रहे हैं। ये वाला जो पार्ट था, इस पार्ट को हमने छोड़ दिया। फिर आने वाले 5, 6, 10, 20 साल में यहाँ पर फिर से जैसे जंगल था उसी तरीके से फिर से यहाँ पर जंगल हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा फिर से। अब यहाँ पर भी हम खेती करते रहेंगे और कई साल खेती करने के बाद यहाँ भी प्रोडक्शन घट जाएगा, तो हम यहाँ पर फिर साफ करके यहाँ खेती करेंगे। तो इस तरीके से जंगल में हम झूम झूम के खेती करते रहते हैं। झूम झूम के मतलब घूम घूम के खेती करते रहते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, झूमिंग कल्टीवेशन। इसमें जो हमारी फसल होती है वो तो निश्चित रहती है, जैसे चावल के, हर साल हम चावल ही ग्रो कर रहे हैं, लेकिन हम लैंड को क्या करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। जैसे पहले हमारा खेत यहाँ था, फिर बाद में हमारा खेत यहाँ हो गया,
आगे चलकर हमारा खेत यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा, ऐसे बार बार हम खेत को चेंज करते रहते हैं। ये जो प्रक्रिया है, ज्यादातर जो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन है, झारखंड झारखंड और इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन है, इसके साथ साथ जो झारखंड और मध्य प्रदेश है, यहाँ पर किया जाता है। अब इस तरीके की खेती करने से एक प्रॉब्लम भी होती है, इससे मृदा अपरदन ज्यादा होता है, सॉइल इरोजन जिसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमने जंगल को काट दिया, तो एक तो डिफोरेस्टेशन हो गया, जंगल काट दे रहे हैं, पेड़ पौधे काट दे रहे हैं, तो इससे प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ये सब आप जानते ही होंगे। अब जब हम इसको बार बार खेत को काट रहे हैं, अब यहाँ पर हमने पेड़ पौधों को काट दिया और काट के यहाँ पर जो मिट्टी थी हमारी बिल्कुल अब खुली हो गई, बिल्कुल साफ मिट्टी हो गई। अब अगर बरसात होगा तो यहाँ की मिट्टी पे, क्योंकि पहले तो झाड़ियां हुआ करती थी और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या कहते हैं, पेड़ पौधे हुआ करते थे। तो अब इस समय यहाँ पर ये कुछ चीजें हैं नहीं, 5-6 साल के लिए जब तक दोबारा ग्रो नहीं होगा तब तक तो कुछ यहाँ रहेगा नहीं। तो उस कंडीशन में जब बरसात होगी तो बरसात का जो पानी है वो डायरेक्ट मिट्टी पे पड़ेगा और मिट्टी को अपने साथ पानी के साथ बह के चला जाएगा, मिट्टी बह के चली जाती है, तो इसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। तो झूमिंग कल्टीवेशन या फिर स्थानांतरित खेती या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से सॉइल इरोजन वाली प्रॉब्लम बहुत होती है। इसको रोकने के लिए झूमिंग कल्टीवेशन को गवर्नमेंट रोकने का प्रयास कर रही है, किसानों को जागरूक कर रही है कि भैया ये झूमिंग कल्टीवेशन नहीं करो, नहीं ऐसे झूमते रहोगे तो हमारी जो मिट्टी है वो तो खराब हो ही गई, मिट्टी का कटाव तो होगा ही, और साथ में हमारे पास जो जंगल है उसकी भी, जो जंगल का जो क्षेत्रफल है वो भी घटता जाएगा, जंगल हमारे पास कम होते जाएंगे, पेड़ पौधे घटेंगे, तो हमारे लिए ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम है वो भी बढ़ जाएगी। आगे है क्रॉप रोटेशन, ध्यान से समझना। फसल चक्र इसको हम कहते हैं, फसल चक्र या फिर भूमि चक्रण की विपरीत है, यानी कि जो फसल चक्र होता है ये बिल्कुल जो लैंड रोटेशन, अभी जो मैंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन बताया, उसी का जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ भूमि तो निश्चित होती है लेकिन फसलों को साल दर साल एक नियोजित क्रम में बदला जाता है। उदाहरण के लिए एक वर्ष हमने चावल और गेहूं की खेती करी, मूंग की खेती करी है, और अगले साल चावल सरसों मिर्च का खेती करी है। यह जो प्रथा है मिट्टी की उर्वरा क्षमता को बनाए रखने में मदद करता है और मिट्टी को सुधारने में, मृदा अपरदन को रोकने में, नमी का संरक्षण करने में, और खेत की आय को, जो हम एग्रीकल्चर करते हैं उससे जो हमें आय प्राप्त होती है उसको स्थिर रखने में हमें मदद मिलती है। यह एक आधुनिक वैज्ञानिक कृषि का एक प्रमुख सिद्धांत है जिसको हम क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। इसको ध्यान से समझना, जैसे हमारे पास ये खेत है, इस खेत में हमने क्या किया, पहले साल तो हमने इसमें चावल लगा दिया, चावल काटा, चावल के बाद हमने गेहूं लगा दिया, फिर गेहूं की कटाई करी और मूंगफली लगा दी, तो सॉरी मूंगफली नहीं, मूंग की खेती कर ली। अब हमने क्या किया, चावल गेहूं और मूंग, एक साल में हमने ये 3 फसलें ग्रो कर ली एक ही खेत में। अब जब हमारा दूसरा साल आया तो हमने क्या किया, चावल की जगह पर हमने चावल लगाया, कोई दिक्कत नहीं, गेहूं की जगह पर हमने सरसों लगा दिया, ठीक, और यहाँ पर मूंग की जगह पर हमने क्या लगा दिया, मिर्च की खेती कर ली। तो इस तरीके से हमने फसल बदल दिया, गेहूं को सरसों से बदल दिया और मूंग को मिर्च से बदल दिया अगले साल। तो इसमें हमने क्या किया, क्रॉप को रोटेट कर दिया, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, क्रॉप रोटेशन बोला जाता है, समझ गए। यानी कि इसमें जमीन तो हमारी फिक्स रहती है, खेत फिक्स रहेगा, लेकिन साल दर साल हम इसमें फसल को चेंज करते रहते हैं। जैसे रबी के सीजन में एक बार गेहूं लगाए थे तो अगली बार गेहूं न लगाकर हमने सरसों लगा दी, मूंग की खेती करी थी तो मूंग ना लगाकर हमने मिर्च की खेती कर दी। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। क्रॉप रोटेशन के फायदे के बारे में बात करें तो अ सुटेबल क्रॉप रोटेशन इज द की टू मॉडर्न साइंटिफिक एग्रीकल्चर। इट इंश्योर ए बैलेंस प्रोग्राम फॉर फार्मर थ्रू आउट द ईयर एंड एम टू produce maximum yield while maintaining long-term soil productivity. It also helps check soil erosion and conserve moisture. ध्यान से समझना, जैसे अभी मैंने आपको पिछले स्लाइड में बोला था कि ये सभी चीजें होती हैं, जैसे मृदा अपरदन रुक जाएगा, मिट्टी की उर्वरा क्षमता हमेशा बनी रहेगी, नमी का संरक्षण होगा, खेती से हमको एक परमानेंट आय मिलती रहेगी। तो ये सभी चीजें हमको फायदे के रूप में प्राप्त होती हैं। एक खेत में जब हम एक साल में 3 फसल 4 फसल लगाएंगे तो हमारे पास खेत में कुछ ना कुछ काम होगा, और अलग अलग फसल हम जब ग्रो करेंगे तो अलग अलग फसल हम बेचेंगे, और अलग अलग फसल जब बेचेंगे तो हमको अलग अलग प्रोडक्शन मिलेगा, अलग अलग हमको आय मिलेगा, अलग अलग हमारा फायदा होगा। साथ में जब हम फसल को चेंज करते रहते हैं साल दर साल,
तो इससे जो मिट्टी की उर्वरा क्षमता है वो लंबे समय तक बनी रहती है, सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो बनी रहती है। और इसके साथ साथ हम इसमें मैक्सिमम जो हमारा प्रोडक्शन है उसको कर पाते हैं। तो यही सब बेनिफिट होते हैं एक अच्छा सा अगर हम क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं। आगे है हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसको हम इको फार्मिंग बोलते हैं, हिंदी में बोले तो टिकाऊ कृषि या फिर पर्यावरण अनुकूल खेती भी इसको कहा जाता है। The concept of sustainable agriculture emerged because yields from modern farming technique were reaching a plateau. Furthermore, there were growing environmental problems due to the excessive use of chemical fertilizer and the process of pesticide residue in the food chain. ध्यान से समझना। जब हमने कॉमर्शियल एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, यानी कि जब हमने व्यावसायिक खेती करनी स्टार्ट की, व्यावसायिक खेती करने का सीधा मतलब ये होता है कि इसमें जो किसान खेती करता है, तो किसान के दिमाग में ये चीज होती है कि हमको मैक्सिमम प्रोडक्शन लेना है। जब हमको मैक्सिमम प्रोडक्शन और मैक्सिमम आय प्राप्त करनी होती है खेती करके, तो उसको हम कॉमर्शियल एग्रीकल्चर बोलते हैं। जब किसानों ने ये सोचा कि हम एक कॉमर्शियल एग्रीकल्चर अपनाएंगे, तो उस पर क्या किया किसानों ने, हाई यील्डिंग वेराइटी का इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ अंधाधुंध जो रासायनिक उर्वरक हैं, जैसे डाई है, यूरिया है, इसके साथ साथ हमारा सिंगल सुपर फास्फेट है, पोटास है, जिंक सल्फेट है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो रासायनिक उर्वरक है, इनका हमने इस्तेमाल अंधाधुंध अपने खेतों में किया। अब जब अंधाधुंध इसका हमने उपयोग किया, तो हमारी जो मिट्टी की प्रोडक्टिविटी थी वो घट गई, मिट्टी धीरे धीरे बीमार होने लगी। मिट्टी के अंदर जो महत्वपूर्ण जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे, उनकी संख्या भी घटती चली गई। अब इसके साथ साथ हमने खरपतवार को कम करने के लिए, इंसेक्ट और पेस्ट को मारने के लिए हमने ढेर सारी मात्रा में हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड, ढेर सारे केमिकल का यूज किया। अब जब हमने उन केमिकल्स का यूज किया, तो वो जो केमिकल्स थे वो हमारे फूड चेन में आ गए। जैसे हमने गेहूं में किसी कीट को मारने के लिए एक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया। अब गेहूं की पत्तियों ने उस पेस्टिसाइड को एब्जॉर्ब कर लिया और एब्जॉर्ब करके उसको स्टोर कर लिया। गेहूं का जो ग्रेन था, गेहूं के ग्रेन का फिर आटा बना और उस आटे को हमने खाया, तो पेस्ट जो पेस्टिसाइड था वो हमारी बॉडी में आ गया। तो हमारी बॉडी में आएगा तो हमको भी नुकसान करेगा। तो इस तरीके से जो केमिकल है और जो तमाम प्रकार के जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं, वो मिट्टी के साथ साथ हमारे फूड चेन में पहुंच गए। और उस फूड को जितने लोग खा रहे हैं, आदमी खा रहे हैं तो उनको नुकसान पहुंचा रहा है, जो जानवर खा रहे हैं तो उन्हें भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस तरीके से ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी। साथ में जो लीच आउट होके न्यूट्रिएंट जब नीचे जाते हैं, तो हमारे जो ग्राउंड वाटर है वो भी दूषित होने लगा। ये जो पेस्टिसाइड है और केमिकल्स जो है, ये जब पानी के साथ घुल के जमीन के नीचे चले जाते हैं, तो हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको भी दूषित करते हैं। तो ये समस्याएं जब होने लगी, तो कहा गया क्या कि हमको एक ऐसा मेथड यूज करना चाहिए जिससे कि ये जो सभी प्रॉब्लम हो रही है, जो हम अपने वातावरण को इतना ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, इस वातावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हम अच्छे तरीके से खेती कर पाए। जो हमारा पर्यावरण है, इसमें जो समस्याएं बढ़ी हैं, इनको हम कम करें। जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसके साथ साथ जो भी मैंने बताया, जल दूषित हो गया, नदियां दूषित हो गई हैं, हमारा जो फूड ग्रेन है वो दूषित हो गया, उतना ज्यादा शुद्ध नहीं रह गया है, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बहुत अच्छी नहीं रह गई है, पोषक तत्व की कमी हो गई है, फ्रूट खाने में स्वाद नहीं आता है। तो ये सभी जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको कम करने के लिए या इनको हटाने के लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या फिर इको फार्मिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाना अब सुनिश्चित किया जा रहा है। गवर्नमेंट इस पे काफी ज्यादा जोर दे रही है, जिसको हम परंपरागत कृषि भी बोलते हैं। इसके साथ साथ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इको फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सब एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द हैं, जिनका प्राइमरी जो ध्येय होता है, जो मेन उद्देश्य होता है, कि हम केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करेंगे, किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल अपने खेत में उपयोग नहीं करेंगे, और जितना प्रोडक्शन हम पहले लेते थे उतना ही प्रोडक्शन अब भी लेंगे। कैसे? केमिकल फर्टिलाइजर की जगह पर हम जो बायो फर्टिलाइजर हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। जैसे अजोला है, राइजोबियम है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, अलग अलग बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे। कीट पतंगों को रोकने के लिए हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का इस्तेमाल करेंगे। जो बायोलॉजिकल एजेंट है उनका इस्तेमाल करेंगे, मैकेनिकल और फिजिकल मेथड का इस्तेमाल करेंगे कीट पतंगों को रोकने के लिए।
जिससे कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी बना रहे। ऐसा नहीं कि हमने केमिकल लगाना छोड़ दिया और हमारे खेत का प्रोडक्शन तुरंत घट गया, तो इससे तो हम भूखे मर जाएंगे। तो ऐसा भी ना हो, धीरे धीरे हम ट्रांजिशन पीरियड में थोड़ा थोड़ा कम करते जाएंगे, और जो हमारे पास और अलग अलग जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है इनका इस्तेमाल करते जाएंगे, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन भी ना घटे। जितना प्रोडक्शन हम अभी ले रहे हैं उतना ही प्रोडक्शन ले, या फिर उससे ज्यादा प्रोडक्शन हमें उसी खेत में मिले, और जो मिट्टी की उर्वरा क्षमता है वो भी बढ़े, और वो भी सुधरी रहे, मिट्टी खराब ना हो हमारी खेत की। और इसके साथ साथ जो केमिकल और पेस्टिसाइड है इसको भी हम उपयोग ना करें। इसी को हम बोलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। आगे है हमारा टाइप ऑफ एग्रीकल्चर का कंपैरिजन करें तो एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, एक कॉमर्शियल फार्मिंग होता है, और एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एक सब्सटेंस एग्रीकल्चर होता है जिसको जीवन निर्वाह कृषि बोलते हैं, एक वाणिज्यिक खेती बोलते हैं, एक टिकाऊ खेती। जीवन निर्वाह खेती का सीधा सीधा यही काम होता है, वो केवल अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए किया जाता है। सीधा सीधा ऐसे समझो कि हम अपने परिवार की जो आवश्यकताएं हैं इसको पूरा करने के लिए थोड़ा सा हमारे पास खेत है, और थोड़ा सा ही हम प्रोडक्शन करेंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे, थोड़ा ही प्रोडक्शन करेंगे, तो इसको बोलते हैं सबसिस्टेंस खेती, बोले तो जीवन निर्वाह खेती। पहले समय पर जब कॉमर्शलाइजेशन नहीं हुआ था खेती का, तो लोग इसीलिए खेती करते थे कि वो उनका जो खुद के जो परिवार हैं उनका वो पालन पोषण कर ले जाएं। उनका जो काम होता था वो ऐसा नहीं होता था कि हम इसको बेचेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। प्रॉफिट कमाना उनका उद्देश्य नहीं होता था, उनका प्राइमरी उद्देश्य होता था कि हम अपने जीवन का निर्वाह कर सकें। फिर जब कॉमर्शियल फार्मिंग आया तो इसमें क्या हुआ, हम ज्यादा इनपुट देने लगे, मतलब ढेर सारे इरिगेशन, फर्टिलाइजर, केमिकल, तमाम तरीके के तरीके अपनाने लगे, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्शन है और हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ पाए। उच्च आय प्राप्त करना इसका मेन उद्देश्य था। फिर सबसे लेटेस्ट आया हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, टिकाऊ कृषि, जिसका पारिस्थितिकी में संतुलन बनाना, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना उद्देश्य है। जो हमारा एनवायरमेंट है वो जो खराब हो रहा है उसको सुधारना। इसमें हम कम इनपुट लगाएंगे, कहने का मतलब केमिकल फर्टिलाइजर और जो हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड जो इस्तेमाल कर रहे थे उनका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, और हमारा प्रोडक्शन जितना कॉमर्शियल में होता था उतना ही प्रोडक्शन हम फिर भी मेंटेन करेंगे। किसी अन्य अन्य जो हमारे पास ऑर्गेनिक या फिर जो हमारे पास इन्वायरमेंटल जो बेनिफिशियल जो कंपोनेंट है उनका इस्तेमाल करके हम प्रॉपर प्रोडक्शन अपना लेंगे। तो ये तीन तरीके के हमारे पास इस समय कृषि के प्रकार हैं। आगे है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में बता दिया। टिकाऊ कृषि खेती का वह रूप है जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त भोजन का उत्पादन करती है, और साथ ही भविष्य की पीढ़ियों के लिए जीवन समर्थन प्रणालियों को की पारिस्थितिकी संपत्ति और उत्पादकता को नष्ट नहीं करती है। प्राकृतिक खेती टिकाऊ कृषि का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसी पारिस्थितिकी जैविक खेती या फिर परम परमाकल्चर के रूप में भी इसको जाना जाता है। वही चीज अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वही सब यहाँ पर कहा जा रहा है। आगे है क्रॉपिंग सिस्टम, कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव। क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है? क्रॉपिंग सिस्टम, फार्मिंग सिस्टम, क्रॉपिंग पैटर्न, ये कुछ ऐसे टर्म हैं जो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, तो इसको बिल्कुल दिल थाम के पढ़ना, अच्छे से आपको समझ में आएगा। ए सिस्टम इज ए सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंटरेक्टिंग कंपोनेंट। एक ऐसा सिस्टम जिसमें इंटर रिलेटेड या फिर इंटरेक्टिंग जो कंपोनेंट होते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी क्रॉपिंग सिस्टम इज ए efficient utilization of all resources like land, water, solar radiation while maintaining stability in production and obtaining higher net return. The efficiency is measured by the quantity of produce obtained per unit of resources in a unit of time। ध्यान से समझें, क्रॉपिंग सिस्टम का क्या अर्थ होता है। क्रॉपिंग सिस्टम एक ऐसे प्रकार की प्रणाली होती है जिसमें जो इंटर रिलेटेड जो कंपोनेंट होते हैं उनको इस तरीके से मैनेज किया जाता है कि जिससे जो हमारा प्रोडक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। जैसे क्रॉपिंग सिस्टम हम आपको बताते हैं, जैसे चावल के क्रॉपिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए। जैसे मान लो हमारे पास चावल की खेती करना है, तो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, हमारे पास पानी का बढ़िया रिसोर्स है, हमारे पास खेती बढ़िया उपजाऊ भूमि है,
हमारे पास जो फर्टिलाइजर है वो अच्छी मात्रा में है, हमारे पास और भी जो इन्वायरमेंटल कंडीशन जो चाहिए चावल को ग्रो करने के लिए वो सभी उपस्थित हैं, तो हम अच्छे से प्रोडक्शन कर पाएंगे। ठीक, यानी कि जब हम अपनी खेती में हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो हमारी जमीन हो, चाहे पानी हो, या फिर जो हमें सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, इन सभी का जब बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन करते हैं, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन ले पाए, उसी को हम क्रॉपिंग सिस्टम बोलते हैं। समझ गए? अब इसी क्रॉपिंग सिस्टम में अगर हम मैनेजमेंट लगा दें तो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न बन जाता है। उसको भी थोड़ी देर में समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अगला है आधुनिक कृषि के आयाम, डायमेंशन ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। क्या क्या है? ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर का जो एम हुआ करता था, वो प्रोडक्शन को बढ़ाना हुआ करता था। कैसे बढ़ाते थे वहां प्रोडक्शन? प्रोडक्शन को बढ़ाने का जो ट्रेडिशनल मेथड होता था वो क्या होता था कि एरिया हम बढ़ा दें। पहले हम 5 हेक्टेयर में खेती कर रहे हैं तो अब 7 हेक्टेयर में खेती करना स्टार्ट कर दें। जैसे कि जो परती जमीन पड़ी रहती थी उसको भी लोगों ने जुताई बुआई करना शुरू कर दिया, तो 5 हेक्टेयर से हम 7 हेक्टेयर में या तो बढ़ जाए। जहां पर 5 हेक्टेयर में खेती करते थे अब हम 7 हेक्टेयर में खेती करें, तो यहाँ पर प्रोडक्शन 10 होता था, तो यहाँ पर प्रोडक्शन स्वाभाविक सी बात है 14 हो जाएगा, तो हमारा 4 किलोग्राम बढ़ गया, 4 यूनिट बढ़ गया। इसके साथ साथ इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया। 1 बीघे में पहले 10 किलो प्रोडक्शन होता था, अब हम बढ़ाएंगे कि 1 बीघे में हमारा 12 किलो प्रोडक्शन होने लगे। तो ये हमारे दो ट्रेडिशनल मेथड्स है, हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं और कल्टीवेशन वाले एरिया को बढ़ाएं। यही दो हमारे पास मेथड होते थे। लेकिन जो मॉडर्न एग्रीकल्चर आया तो उसमें दो डायमेंशन और ऐड हो। कौन कौन सा? इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम, मतलब एक टाइम पर ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्शन ले पाए। बोले तो पहले एक साल में मान लो 2 फसल ग्रो करते थे, तो एक साल में 3 फसल या फिर 4 फसल ग्रो करो, एक साथ में 2 2 फसल ग्रो करो, एक साथ में 3 3 फसल ग्रो करो, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन ले पाए कम से कम टाइम में। उसके साथ साथ इंक्रीज द प्रोडक्शन पर यूनिट स्पेस, यानी कि हमारे पास जितना यूनिट स्पेस है उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए। सीधे सीधे मल्टीपल क्रॉपिंग का मेथड यहाँ पर आ रहा है, यानी कि एक साथ में एक ही फील्ड में एक ही टाइम पर 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना, ये इसका कॉन्सेप्ट हुआ करता है। तो ये दो चीजें हमारे पास आई मॉडर्न एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट में। मॉडर्न एग्रीकल्चर में दो डायमेंशन ये वाले ऐड, ये पुराने वाले थोड़े से ऐसे हो गए थे कि इनकी भी कुछ लिमिटेशन है। जैसे एरिया को हम ऐसा नहीं है, जैसे मान लो पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। तो 32,87,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास जो हमारे पास जमीन है, इससे ज्यादा हम कर सकते, इसी में हमको रहना है, इसी में जंगल है, पेड़ है, पठार है, रेलवे लाइन है, नदियां है, सड़क है, हमारा घर है, इसके बाद खेती है, कुछ अनुपजाऊ भूमि है, तालाब है, तमाम चीजें इसी में है। तो हम क्या इससे ज्यादा बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते। मान लो हमने पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया, बांग्लादेश को अपने कब्जे में ले लिया, तो हमने बढ़ा लिया, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो क्या धरती का जो क्षेत्रफल है उसको हम बढ़ा पा रहे हैं? तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो हम इसको बढ़ा नहीं सकते, एक लिमिटेशन ही होती है इसकी, इससे ज्यादा हम नहीं बढ़ा सकते। पर यूनिट जो प्रोडक्टिविटी है इसको भी हम एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो गेहूं का प्रोडक्शन इस समय 100 क्विंटल पर हेक्टेयर हो रहा है, तो 100 क्विंटल को हम बढ़ाकर 500 क्विंटल मान लो कर ले, लेकिन क्या ये हमारा 1,000 क्विंटल हो पाएगा? कभी नहीं होगा, कुछ भी हम कर डालें असंभव है। तो एक लिमिट से ज्यादा हम इसको भी बढ़ा नहीं सकते। तो हमारे पास यही है कि एक साथ 2 3 फसलें लगाएं, या फिर हम थोड़े थोड़ी अवधि वाली फसलें लगाएं, मतलब साल भर में 2 3 फसलें हम ग्रो कर ले जाएं और एक साथ 2 3 फसलें लगा ले जाएं। इससे हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पास जो मॉडर्न जो एग्रीकल्चर के डायमेंशंस हैं ये आते हैं। आगे बात करते हैं पिलर ऑफ मॉडर्न क्रॉपिंग सिस्टम। मॉडर्न क्रॉपिंग सिस्टम के जो स्तंभ हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो जीनोटाइप है, एक तो ज्योमेट्री ऑफ प्लांट है, उसके बाद मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है। ध्यान से समझना इसमें क्या क्या है। जीनोटाइप का सीधा सीधा मतलब होता है तो जेनेटिक मेकअप ऑफ सीड, यानी कि सीड का आनुवंशिक संरचना कैसा है। हाई यील्डिंग वेराइटी है, हाइब्रिड है, ज्यादा प्रोडक्शन देगा, डिजीज रेजिस्टेंस है, ड्रॉट रेजिस्टेंट है, एल्कलाइनिटी सैलिनिटी या फिर अम्लीय मिट्टी जो है इसके प्रति रेजिस्टेंट है, यानी कि इसको सह जाएगी, सहिष्णु फसल है, तो इसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। ठीक, आगे है हमारा रोपड़ ज्यामिति या फिर जीनोटाइप ऑफ प्लांटिंग, किस तरीके की हम प्लांटिंग करें। प्लांटिंग करने का मतलब यानी कि शेप कैसा होना चाहिए, स्पेसिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए लैंड में,
और जिससे कि हम इसके पॉपुलेशन को बढ़ा सकें। कहने का मतलब पौधे से पौधे की दूरी हम कितनी रखें, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, और रो टू रो हम डिस्टेंस कितनी रखें, इसी के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है क्रॉप ज्योमेट्री। ठीक, एक क्रॉप ज्योमेट्री होती है, एक प्लांट ज्योमेट्री होती है। ये सभी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है अल्टीमेट एग्रीकल्चर वाले कोर्स में, बहुत डिटेल में वहां पर मैंने प्लांट ज्योमेट्री और क्रॉप ज्योमेट्री पढ़ाया है। आगे हम बात करते हैं मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की। अब हमारे पास जो भी चीजें हैं क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए, चाहे हमारे पास वैरायटी का चॉइस करना हो कि कौन सी वैरायटी हम ग्रो करेंगे, इसके साथ साथ स्टैंड एस्टेब्लिशमेंट और पेस्ट मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये सभी चीजें हम अगर अच्छे से मैनेज कर पाएंगे तो ही हम हमारी जो क्रॉपिंग सिस्टम है उसको अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। जैसे भी मैंने बोला, क्रॉपिंग सिस्टम में हमारे पास जो भी चीजें हैं, जो भी हमारी रिसोर्सेज हैं, उनको अच्छे तरीके से यूज करने का प्राथमिकता दी जाती है। तो अच्छे से अच्छा सीड ले लो, अच्छे से अच्छा स्पेसिंग लगाओ, एक ऑप्टिमम स्पेसिंग होनी चाहिए पौधे से पौधे के बीच में और लाइन से लाइन के बीच में। अगर ज्यादा रखेंगे तो भी प्रॉब्लम होगी, और अगर कम रखेंगे तो भी प्रॉब्लम। इसके साथ साथ हम प्रॉपर मैनेजमेंट कर पाए, उसमें जो क्रॉप की रिक्वायरमेंट है उसको प्रॉपरली हम पूरा कर पाए, जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़े। तो इसी मेथड से हम क्रॉपिंग सिस्टम को अपने इंप्रूव कर सकते हैं। आगे है हमारा क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम को तो मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिया। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, ध्यान से समझना। दिस रिफर्स टू द अर्ली सीक्वेंस, ईयरली सीक्वेंस एंड special arrangement of crops or fallow land on a given area. It is essentially a list of crop grown in a specific locality. ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। यह किसी दिए गए क्षेत्रफल में फसलों का या प्रति भूमि के वार्षिक अनुक्रम या फिर स्थानीय व्यवस्था को संदर्भित करता है। यह एक अनिवार्य रूप से एक विशिष्ट इलाके के लिए उगाई जाने वाले फसलों की सूची होती है। ध्यान से समझना, हमारे पास एक खेत है, हमने एक साल में कैसे कैसे फसल उगाई है, इसी का जो एक पैटर्न होता है, कैसे हमने उगाया है, कौन सी फसल, फिर अगली कौन सी फसल, किस पैटर्न में हमने फसल को उगाया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न बोलते हैं। एक साल में कैसे सीक्वेंस में हमने फसलों को अरेंज किया, वो हमारा क्या होता है, क्रॉपिंग पैटर्न होता है। आगे क्रॉपिंग सिस्टम है। इट इज ए ब्रॉडर टर्म, इट इंक्लूड द क्रॉपिंग पैटर्न प्लस ऑल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस विच टू डराइव बेनिफिट फ्रॉम ऑल पैटर्न, फ्रॉम दैट पैटर्न। इट इज लोकेशन स्पेसिफिक एंड चेंज द एंड चेंजेस विद द एनवायरमेंट। कहने का मतलब यह है कि क्रॉपिंग सिस्टम में दो चीजें होती हैं, एक तो क्रॉपिंग पैटर्न होता है और प्लस मैनेजमेंट होता है। क्रॉपिंग सिस्टम मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं इनको हम अच्छे तरीके से यूज कर पाए, ऑप्टिमल यूज कर पाए, किसी भी तरीके का हो। जैसे भी मैंने सीड बताया, क्रॉप मैनेजमेंट के प्रैक्टिसेस बताई, इसके साथ साथ और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें बताई। तो हमारे पास जितनी भी चीजें हैं इनको अच्छे तरीके से जब हम मैनेज करते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो पाए, तो उसको हम क्रॉपिंग सिस्टम बोलते हैं। और जब हम एक साल में किस तरीके की फसल लगाएंगे, कौन कौन सी फसल लगाएंगे, कैसे कैसे लगाएंगे, एक साथ में 2 फसल लगाएंगे, साल भर में कितनी फसल लगाएंगे, ये सभी चीजें जो होती हैं वो हमारी क्रॉपिंग पैटर्न होती है। तो जब हम क्रॉपिंग पैटर्न में अपना मैनेजमेंट जोड़ देते हैं, मैनेजमेंट का मतलब हमारे पास जो और रिसोर्सेज हैं उनको ऑप्टिमम तरीके से कैसे यूज करना है, जब इन दोनों तरीकों को हम एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो ही हमारा बनता है क्रॉपिंग सिस्टम। समझ गए? तो फसल जो प्रणाली है वो फसल पैटर्न और उसके प्रबंधन को मिला के बना होता है। आगे है हमारा फार्मिंग सिस्टम या फिर मिक्स्ड फार्मिंग। फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, दिस रिप्रेजेंट ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फार्म इंटरप्राइजेस। जो हमारा क्रॉपिंग सिस्टम था उसमें केवल और केवल क्रॉप थी और उसका मैनेजमेंट था, क्रॉपिंग पैटर्न और उसका मैनेजमेंट था। तो हमारा वो क्रॉपिंग सिस्टम जो था उसमें क्रॉपिंग पैटर्न और उसका मैनेजमेंट। लेकिन जब फार्मिंग सिस्टम आया तो फार्मिंग सिस्टम में क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग सिस्टम के साथ साथ लाइव स्टॉक, पाउल्ट्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, यह सब चीजें आ गई। यह पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए, बनाए रखते हुए लाभप्रदता बढ़ाने के लिए फसल प्रणाली, पशुधन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और
वानिकी जैसे विभिन्न कृषि उद्यमों के संयोजन का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, एक किसान है, किसान का यहाँ पर घर है, किसान का ये फार्म हाउस है, किसान ने यहाँ पर अपना बगीचा लगा रखा है, यहाँ पर किसान ने जानवर पाल रखा है, यहाँ पर किसान ने भेड़ पाल रखा है, यहाँ पर किसान की एक छोटी सी नर्सरी बना रखी है, यहाँ पर किसान का एक बड़ा सा खेत है, यहाँ पर किसान ने भंडारण क्षमता लगा रखी है, यहाँ पर किसान ने फिर एक अपना एक जंगल यहाँ पर और लगा रखा है, बोले तो यहाँ पर ट्रांसप्लांटिंग पौधे लगा रखे हैं, यहाँ पर हार्टिकल्चर क्रॉप उगा रहा है, और इसके साथ साथ थोड़ा सा तालाब बना के वहां पर मछली पालन भी कर रहा है। तो कई बार ये सभी चीजें एक साथ हो सकती हैं, कई बार दो या दो से अधिक चीजें हो सकती हैं, तो इसी को हम फार्मिंग सिस्टम बोलते हैं। जैसे भारत के जो किसान है वो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं, एक तो खेती करते हैं और खेती के साथ साथ वो जानवर पालते हैं, यानी कि गाय भैंस का पालन या फिर बकरी पालन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन। तो दोनों कोई दो चीज या दो से अधिक चीज हम करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, फार्मिंग सिस्टम बोलते हैं। जैसे ध्यान से समझना, जैसे हमने गेहूं और हम खेती करते हैं, तो खेती करते हैं, जैसे मान लो हमने गेहूं की खेती करी, तो गेहूं का जो ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ उसको हमने बेच दिया। अब अगर उसका जो भूसा बच रहा है, भूसे को हम क्या करेंगे, जानवर को खिलाएंगे, तो जानवर से हमको क्या मिलेगा, जानवर से फिर हमको दूध मिलेगा। तो हमारे पास एक तो गेहूं बेच के फायदा कमा लिया, उसके बाद जो उसका भूसा बचा था जो बेकार था उसको हमने जानवर को खिलाया, और जानवर से फिर हमको क्या मिल गया, दूध मिल गया। और फिर जानवर ने जो गोबर दिया, जो यूरिनेशन किया, उसका जो मूत्र था, इसको फिर बाद में हमने बायो फर्टिलाइजर के तरीके से अपने खेत में मिला दिया, खेत में हमारा उर्वरक बन गया, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ गया, तो हमारा खेत की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई। तो एक हमारा पूरा साइकिल भी बन गया, मतलब कि हमने गेहूं उगाया, गेहूं से गेहूं बेच दिया, गेहूं का भूसा जो है भूसा गाय को खिलाया, गाय ने हमें दूध दिया, और उसके साथ साथ गाय ने गोबर दिया, तो दूध भी बेच दिया, दूध से भी फायदा कमा लिया, गेहूं बेच दिया, गेहूं से फायदा कमा लिया, और इसके साथ साथ जो गोबर था उसको फिर जब वो सड़ गया तो हमने खेत में मिला दिया, तो हमारे खेत का जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ती रहेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फार्मिंग सिस्टम बोलते हैं। मिक्स फार्मिंग क्या होता है, दिस इज ए सिस्टम वेयर ए फार्मर इंक्लूड क्रॉप प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री। जब कोई दो या दो से अधिक टाइप का जो फार्मिंग सिस्टम हम यूज करने लगते हैं तो उसकी उसी को हम मिक्स फार्मिंग बोलते हैं। समझ गए बात। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक जरूर करिए, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करिए। यहाँ पर जो मैंने आपका एक वीडियो दिख रही होगी, इस वीडियो को आप देख के जो मेरा 1000 रुपए वाला अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स है, इसको आप खरीद सकते हैं। खरीद के आप अच्छे से इसकी पढ़ाई करो। आप समझ सकते हो जब मैं यूट्यूब पे ऐसे पढ़ा रहा हूँ तो मैं जो पेड बैच है उसमें किस तरीके से पढ़ाऊंगा, वहां पर किस तरीके के कंटेंट आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको पढ़ना है तो इस वीडियो को देख लो, समझ लो कि क्या क्या इसमें मिलने वाली हैं, क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी और कैसे परचेज करना है, सब कुछ यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है इस वीडियो में। इस वीडियो को देख के आप इन सभी चीजों को समझ लो। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी, इस प्लेलिस्ट को भी आप फॉलो करके अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।